हम्म। देखिए, बचपन के खेल अक्सर मतलब बहुत मासूम से लगते हैं ना। ऐसा लगता है जैसे उस उम्र में कोई छल कपट नहीं होता। बिल्कुल, उस कच्ची उम्र में सब बराबर ही लगते हैं। हाँ, पर क्या हो अगर गली की धूल में खेला जाने वाला एक साधारण सा खेल हमारे समाज के सबसे क्रूर वर्ग भेद और जो सत्ता के समीकरण है उनकी पोल खोल दे। ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। क्या बचपन सच में उतना ही निष्पक्ष होता है जितना हम याद रखना चाहते हैं, या फिर समाज की कड़वी सच्चाइयां उस छोटी सी उम्र में ही हमारे भीतर जड़ें जमाने लगती हैं। देखिए, ये ऐसा सवाल है जो सुनहरे भ्रम को पूरी तरह तोड़ देता है, जिसमें हम अक्सर जीते हैं। हम सोचते हैं कि बचपन के उस मैदान में सब बराबर थे। सही बात है। लेकिन मुंशी प्रेमचंद की कालजयी रचना गुल्ली डंडा के पन्नों में जब हम गहराई से उतरते हैं, तो पता चलता है कि वो बराबरी कितनी नाजुक थी। एकदम नाजुक। हाँ, ये सिर्फ एक खेल की कहानी नहीं है। ये इस बात का एक बहुत ही पैना मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है कि कैसे समय और उससे भी ज्यादा हमारा बढ़ता हुआ सामाजिक रुतबा उस शुरुआती मासूमियत को अंदर ही अंदर पूरी तरह निगल जाता है। और आज के इस डीप डाइव में हमारा मिशन भी यही है। इस विस्तृत चर्चा में हम सिर्फ कथाकार और उसके दोस्त की कहानी नहीं दोहराएंगे, बल्कि उस मानसिकता को डिकोड करेंगे जो इस पूरी कहानी के केंद्र में है। बिल्कुल। तो शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से कथाकार खुद करता है। वो पूरे आत्मविश्वास के साथ एक घोषणा करता है कि अंग्रेजी खेलों के मुकाबले गुल्ली डंडा ही सब खेलों का राजा है। हाँ, और इसका कारण वो बहुत ही दिलचस्प तरीके से समझाता भी है। सही कहा। मतलब कोई लॉन नहीं चाहिए, कोई नेट, कोई महंगा कोट भी नहीं। बस पेड़ से एक टहनी काटी, गुल्ली बनाई और खेल शुरू। यहाँ प्रेमचंद ने महज एक खेल का वर्णन नहीं किया है, और बल्कि उपनिवेशवादी यानी जो कॉलोनियल दौर की खेल संस्कृति थी ना, उस पर एक बहुत बड़ा तंज कसा है। हाँ, कॉलोनियल खेल। बिल्कुल। कथाकार विलायती खेलों की इस बात के लिए कड़ी आलोचना करता है कि वे खेल बहुत महंगे हैं। उस दौर में स्कूलों में गरीब बच्चों पर खेलने के नाम पर भारी फीस का बोझ डाला जाता था। अरे बाप रे, मतलब जबरदस्ती का खर्चा। एकदम। ये एक तरह का थोपा हुआ खर्च था, जो समाज के एक बहुत बड़े तबके को खेल से ही बाहर कर देता था। इसके विपरीत अगर हम गुल्ली डंडा को देखें, तो ये एक ऐसा खेल है जो किसी के जेब का मोहताज नहीं है। हाँ, और मुझे लगता है यही बात इस खेल को एक बिना पैसों का लोकतंत्र बना देती है। कहानी में साफ साफ जिक्र है कि गुल्ली डंडा के उस धूल भरे मैदान में छूत अछूत, अमीर गरीब का कोई भेद नहीं था। कोई भेद नहीं, बिल्कुल समानता थी। वहां किसी अमीराना दिखावे या चोचलों की कोई गुंजाइश नहीं थी। ये कुछ वैसा ही है जैसे जैसे आज के समय में किसी बहुत महंगे स्पोर्ट्स क्लब या गोल्फ कोर्स की तुलना हम किसी गली के क्रिकेट से करें। बहुत ही सटीक एनालॉजी है। उस तुलना को थोड़ा और खोलकर देखते हैं। देखिए, गोल्फ क्लब की मेंबरशिप या वहां मिलने वाली इज्जत इस बात पर निर्भर करती है कि बैंक खाते में कितनी रकम है या समाज में रुतबा क्या है। वहां सत्ता और पैसा बोलता है। पैसा बोलता है, बिल्कुल। लेकिन गली के उस धूल भरे मैदान में जहां बच्चे पुराने बैट या ईंटों के विकेट से खेल रहे हैं, वहां किसी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसके पिता क्या करते हैं बिल्कुल नहीं। या कौन किस मोहल्ले से आता है। वहां सिर्फ एक ही चीज मायने रखती है, क्या वो खिलाड़ी तेज गेंद पर छक्का मार सकता है या नहीं। वहां सिर्फ असली टैलेंट बोलता है। और ओह, इसी टैलेंट के दम पर कहानी में एंट्री होती है गया की। हाँ, गया। गया का चरित्र इस पूरी कहानी की धुरी है। कथाकार बताता है कि गया उनका हमजोली था। दुबला पतला शरीर, लेकिन उंगलियों में बंदरों जैसी चपलता और फुर्ती। एकदम चैंपियन था वो। निर्विवाद चैंपियन। वह जिस टीम में चला जाए, समझो उसकी जीत पक्की मानी जाती थी। मैदान के बाहर गैया की कोई सामाजिक हैसियत नहीं थी। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ रहता है, उसके माता पिता कौन है, या वो क्या खाता है। कोई बैकग्राउंड चेक नहीं। बिल्कुल नहीं। लेकिन खेल के उस समानतावादी समाज में, उस इगैलिटेरियन सोसाइटी में, गया एक राजा था। पर उस पर ये जो मैदान का लोकतंत्र है, ये असल दुनिया के दबावों के सामने कितनी देर टिक सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। कहानी में एक दिन कथाकार और गैया अकेले खेल रहे होते हैं। हाँ, वो पदने वाला किस्सा। बिल्कुल। कथाकार की फील्डिंग करने की बारी आती है, जिसे कहानी में पदना कहा गया है। अब देखिए, फील्डिंग करना तो किसी को भी पसंद नहीं आता। खासकर तब जब आप हार रहे हो। हाँ, तो कथाकार वहां से बेईमानी करके भागने की कोशिश करता है, लेकिन गैया उसे दौड़कर पकड़ लेता है, डंडा तानता है और कहता है कि मेरा दांव देकर जाओ। और यहीं से असल मनोवैज्ञानिक टकराव शुरू होता है। कथाकार वहां से बच निकलने के लिए एक ऐसा तर्क देता है जो पहली नजर में बहुत ही बचकाना लग सकता है।
वो कहता है कि उसने कल गया को अमरूद खिलाया था, इसलिए आज उसे दांव नहीं देना चाहिए। लेकिन रुकिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्या ये सच में एक मासूम बच्चे का तर्क था? दिलचस्प सवाल है। क्योंकि अक्सर बचपन की कहानियों में बच्चों को एकदम पवित्र और निस्वार्थ मान लिया जाता है। पर कथाकार खुद इस बात को स्वीकार करता है कि आखिर उसने किसी स्वार्थ से ही उसे अमरूद खिलाया होगा। हाँ, वो कहता है, कौन निस्वार्थ किसी के साथ सलूक करता है। बिल्कुल। तो ये पढ़कर मन में एक सवाल उठता है कि क्या अमरूद खिलाकर दांव से बचने की सोच में ही एक ऊंचे वर्ग का अहंकार नहीं छिपा था? रिश्वत वाली मानसिकता। एकदम। क्या ये एक तरह से रिश्वत देकर नियम तोड़ने की मानसिकता नहीं है? एक थानेदार का बेटा होने का जो अवचेतन घमंड है, वो यहाँ साफ साफ अपना असर दिखा रहा है। मैं कहूंगा कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण नजरिया है। कथाकार ये मानकर चल रहा है कि उसने एक ऐसा अमरूद खिलाया है जो शायद गया के पिता भी कभी खरीद कर नहीं ला सकते थे। सही बात है। इसलिए उस अमरूद की कीमत के बदले उसे खेल के नियमों से छूट मिल जानी चाहिए। वो धन और रुतबे के बल पर न्याय को खरीदना चाहता है, जो कि हमारे समाज की एक बहुत ही पुरानी और गहरी बीमारी है। बिल्कुल है। लेकिन गया के लिए खेल के नियम किसी अमरूद या थानेदार के रुतबे से कहीं ज्यादा बड़े थे। उस मैदान का जज गया था और वो निष्पक्ष न्याय का प्रतीक बनकर खड़ा था। उसे रिश्वत से नहीं खरीदा जा सकता था। और जब रिश्वत काम नहीं आती तो बात सत्ता के बल प्रयोग तक पहुंच जाती है। कथाकार भागने की जिद करता है, गया उसे रोकता है। कथाकार गुस्से में आकर गाली देता है, और गया भी चुप नहीं रहता। हाँ, वो भी पलटकर गाली देता है और एक चांटा जड़ देता है। बचाव में कथाकार गया को दांत काट लेता है और इसके जवाब में गया उसकी पीठ पर जोर से डंडा जमा देता है। मतलब पूरी हाथापाई। एकदम। कथाकार रोने लगता है और गया डरकर भाग जाता है। अब इस हाथापाई को अगर हम सिर्फ बच्चों की लड़ाई समझ लें तो मुझे लगता है कहानी का असली अर्थ छुप जाएगा। बिल्कुल छुप जाएगा। असल बात तो इस लड़ाई के बाद के सन्नाटे में छिपी है। कथाकार रोते हुए घर जाता है, लेकिन वो इस बात की शिकायत किसी से नहीं करता। क्यों? क्योंकि इज्जत का सवाल था। हाँ। क्योंकि इसे इस बात का गहरा एहसास है कि एक थानेदार का लड़का होकर एक नीची जाति के लड़के से पिट जाना कोई साधारण बात नहीं है। ये एक बहुत बड़ा अपमान है। यहाँ वो मासूमियत पूरी तरह टूट जाती है। एकदम। जो लड़का कुछ पल पहले तक बिना किसी सामाजिक भेदभाव के खेल रहा था, उसे अचानक अपनी जाति, अपने वर्ग और अपने पिता के रुतबे का एहसास हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अगर उसने घर में बताया तो उसकी वो श्रेष्ठता, वो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हमेशा के लिए खंडित हो जाएगा कि वो ऊंचे वर्ग का है। वो अपनी इस कमजोरी को समाज के सामने लाना ही नहीं चाहता। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। सच में ये वो पल है जहां समाज के बनाए हुए कड़वे नियम और वर्ग भेद बचपन के उस बेदाग मैदान में अपनी पूरी ताकत के साथ घुसपैठ कर लेते हैं। खैर, इसके बाद कथाकार के पिता का तबादला हो जाता है और वो शहर चला जाता है। और फिर कहानी एक लंबी छलांग लगाती है। 20 साल आगे। हाँ, सीधे 20 साल आगे पहुंचती है। ये देखना बहुत दिलचस्प है कि जो कच्ची उम्र का खेल था, वो जब दुनियादारी की भट्टी में पकता है तो 20 साल बाद क्या शक्ल लेता है। कथाकार अब एक बहुत बड़ा और सफल इंजीनियर बन चुका है। वो दौरे पर अपने उसी पुराने कस्बे में लौटता है। वो बचपन के उन स्थानों को देखने के लिए बेचैन है। लेकिन वहां सब कुछ बदल चुका है। बिल्कुल। जहां पहले खंडहर हुआ करते थे, वहां अब पक्के मकान खड़े हैं। पुराना बरगद का पेड़ कट चुका है और वहां एक सुंदर बगीचा बन गया है। देखिए, ये बदलाव सिर्फ इमारतों या पेड़ों का नहीं है। ये समय का वो निर्मम पहिया है जो पुरानी दुनिया को कुचलते हुए आगे बढ़ जाता है। कथाकार उस पुरानी दुनिया में लौटना चाहता है। वो उन यादों को फिर से जीना चाहता है। वो नॉस्टैल्जिया में पूरी तरह डूबा हुआ है। पर नॉस्टैल्जिया या पुरानी यादों में खोना भी तो हर किसी के नसीब में नहीं होता। मुझे लगता है ये अक्सर उन लोगों के लिए एक विलासिता यानी एक लग्जरी होती है जो जिंदगी की दौड़ में सफल हो गए हैं। ये बहुत गहरी बात कही आपने। जो जिंदगी की जद्दोजहद जीत चुके हैं, वही फुर्सत निकालकर पीछे मुड़ के देखते हैं और आहें भरते हैं। लेकिन जो आज भी 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है, क्या उसके पास यादों के सहारे बैठकर भावुक होने का समय है? शायद नहीं। शायद बिल्कुल नहीं। और ये बात तब एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है जब कथाकार अपने पुराने दोस्त गया को खोज निकालता है। हाँ, वो मुलाकात। गया की जिंदगी में कोई खास बदलाव नहीं आया है। वो अब एक डिप्टी साहब का साइस बन चुका है, यानी घोड़ों की देखभाल करने वाला एक मामूली मजदूर। बचपन के बाकी हमजोलियों में से कोई दुनिया छोड़ चुका है तो कोई डाकिया बन गया है।
जब 20 साल बाद इन दोनों की मुलाकात होती है तो वो पल बहुत ही अजीब और भीतर तक झकझोर देने वाला होता है। कथाकार तो भावुक है, उसके मन में है कि वो दौड़कर अपने पुराने दोस्त के गले लग जाए। लेकिन गया का बर्ताव एकदम अलग है। एकदम अलग। वो अदब से झुककर सलाम करता है और कहता है, हाँ मालिक, भला पहचानूंगा क्यों नहीं। वो कथाकार को सरकार और मालिक कहकर संबोधित करता है। ये सुन के कैसा लगता होगा? जो दोस्त कल तक डंडा मारकर दाव वसूलता था, वो आज सिर झुकाकर सरकार कह रहा है। यहाँ साफ नजर आता है कि समय और समाज ने उन दोनों के बीच एक अदृश्य लेकिन कभी न टूटने वाली मजबूत दीवार खड़ी कर दी है। कथाकार अपनी पुरानी यादों के नशे में सोच रहा है कि वो आज भी वही पुराना साथी है, लेकिन गया अपनी वर्तमान सामाजिक स्थिति को एक पल के लिए भी नहीं भूल सकता। वो अपनी हैसियत नहीं भूलता। उसे भली भांति पता है कि एक अफसर और एक साइस के बीच कोई बराबरी नहीं हो सकती, कोई दोस्ती नहीं हो सकती। समाज ने उसे उसकी जगह दिखा दी है। फिर भी वो इन सब के बावजूद कथाकार अपने सीरी अहंकार या यूं कहें कि अपनी जिद में गया को अपने साथ गुल्ली डंडा खेलने के लिए राजी कर लेता है। वे दोनों मोटर में बैठकर बस्सी से 3 मील दूर भीमताल की तरफ जाते हैं। अब देखिए, वे इतनी दूर क्यों जाते हैं, इस बात पर गौर करना बहुत जरूरी है। हाँ, वे इसलिए बस्ती से दूर जाते हैं ताकि कोई उन्हें देखे ना। कथाकार को मन ही मन ये झेप आ रही है कि अगर लोग एक इतने बड़े इंजीनियर अफसर को एक मामूली मजदूर के साथ खेलते देखेंगे तो तमाशा बन जाएगा, उसकी इज्जत कम हो जाएगी। बिल्कुल। यानी जो खेल बचपन में पूरे कस्बे के सामने सरेआम शान से खेला जाता था, अब उसे समाज की नजरों से छिपाकर एक अपराध की तरह खेलना पड़ रहा है। और यहीं से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जो सबसे ज्यादा चुभता है। वो दिखावटी खेल शुरू होता है और कथाकार लगातार बेईमानी करता है। वो आउट होने पर भी डंडा खेलता रहता है। हाँ, वो खुद मानता है कि अभ्यास की कमी को वो धांधली से पूरा कर रहा है। यहाँ एक आधुनिक कॉर्पोरेट तुलना मेरे दिमाग में आ रही है। कल्पना कीजिए कि कोई सामान्य कर्मचारी अपनी कंपनी के सीईओ या सबसे बड़े बॉस के साथ टेनिस या गोल्फ खेल रहा है। खेल के दौरान बॉस बहुत खराब शॉट मारता है, गेंद नेट में लग जाती है, लेकिन कोई कर्मचारी बॉस को ये नहीं बताता कि वो खराब खेल रहा है। एकदम सही। इसके बजाय हर कोई जानबूझकर अपनी गति धीमी कर लेता है, खराब खेलता है ताकि बॉस जीत जाए और उसका ईगो संतुष्ट रहे। बिल्कुल, बॉस के हर खराब शॉट पर भी झूठी तालियां बजती हैं। ये बॉस के प्रति कोई सच्चा सम्मान नहीं है। ये सत्ता और ताकत के सामने किया गया एक समझौता है। ये बस अपनी नौकरी बचाने या बॉस की नजरों में अच्छा बने रहने का एक दिखावटी खेल है। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। और ठीक यही खेल भीमताल के किनारे भी चल रहा था। जब गुल्ली साफ साफ डंडे से टन की आवाज करके टकराती है और कथाकार झूठ बोलता है कि गुल्ली नहीं लगी, तो वो गया जो बचपन में अपना दाव नहीं छोड़ता था, वो क्या करता है? वो चुपचाप सब सह लेता है। वो बिना किसी विरोध के मान लेता है कि हाँ, किसी ईंट से ही लगी होगी। कथाकार मन ही मन सोचता है कि गया कितना गधा है, सब कुछ भूल गया। पर असलियत तो कुछ और थी। असलियत कुछ और ही थी। गया न तो अपनी कला भूला था और न ही उसके कानों ने काम करना बंद किया था। बात सिर्फ इतनी थी कि उसे अपनी हैसियत याद थी। समाज ने उसे सिखा दिया था कि अफसर हमेशा सही होता है, भले ही वो दिन दहाड़े झूठ क्यों ना बोल रहा हो। गया ने उस मैदान में अपने हथियार डाल दिए थे क्योंकि वो समझ चुका था कि अब वो मैदान बराबरी का नहीं रह गया है। इसके बाद जब कथाकार गया को फील्डिंग कराता है तो गया और भी खराब खेलता है। वो तुरंत आउट हो जाता है, जैसे वो जल्दी से इस अजीब स्थिति से बाहर निकलना चाहता हो। बिल्कुल, वो बस पीछा छुड़ाना चाहता था। कथाकार को मन ही मन ये झूठा गर्व होता है कि उसने गया पर बहुत बड़ी दया की है, उसे दोबारा दांव देकर। अंत में अंधेरा होने का बहाना करके वे दोनों वहां से लौट आते हैं। पर कथाकार का ये झूठा गर्व बहुत देर तक टिकने वाला नहीं था। कहानी का सबसे बड़ा प्रहार, वो चरम बिंदु अभी बाकी था। अगले दिन की घटना इस पूरे दिखावटी खेल के भ्रम को चकनाचूर कर देती है। हाँ, अगले दिन कथाकार एक मैच देखने जाता है। वहां गया अपने हमउम्र और अपनी ही हैसियत के साथियों के साथ खेल रहा है। और उस मैदान में कथाकार क्या देखता है? वहां गया का असली रूप सामने आता है। बिल्कुल, वो गया नहीं जो कल हर बात पर सिर झुका रहा था, बल्कि वो गया जो मैदान का असली राजा है। वहां गया का खेल देखकर कथाकार पूरी तरह सन्न रह जाता है। जो गया कल हुच जा रहा था, आज वो शानदार ताड़ लगा रहा है। उसकी गुल्ली आसमान से बातें करते हुए 200 गज दूर जा रही है। अरे वाह,
उसके खेल में वही पुरानी प्रौढ़ता, वही बिजली जैसी फुर्ती और वही पुराना आत्मविश्वास लौट आया है। वो अपनी पूरी ताकत और कौशल के साथ खेल रहा है। और सबसे गौर करने वाली बात यह है कि जब उस मैच में एक युवक बेईमानी करने की कोशिश करता है तो गया का चेहरा गुस्से से तमतमा उठता है। हाँ, वो किसी को छोड़ता नहीं है। वह डरा कर अपना पूरा दबदबा बनाकर उस युवक को दबा देता है। वहां किसी ईंट के टकराने का कोई बहाना नहीं चलता। अगर वो युवक न दबता तो पक्का वहां मारपीट हो जाती। गया वहां कोई समझौता नहीं कर रहा था। इस दृश्य को दूर से देखते हुए कथाकार के भीतर जो उथल-पुथल मचती है ना, वो उस पूरी कहानी की आत्मा है। ये कथाकार के लिए जीवन का सबसे बड़ा आहा मोमेंट था। एक ऐसा ज्ञान जो किसी किताब से नहीं मिलता, जो सीधे इंसान की रूह को छलनी कर देता है। उसे अचानक इस बात का एहसास होता है कि कल जो खेल हुआ था उसमें गया ने उसके साथ खेला ही नहीं था। नहीं खेला था। गया ने केवल खेलने का बहाना किया था। जो कथाकार अपने अहंकार में सोच रहा था कि वो गया पर दया कर रहा है, असल में सच्चाई ठीक इसके उलट थी। बिल्कुल उलट थे। गया ने उस बड़े अफसर पर दया की थी। गया ने जानबूझकर हार मानी थी ताकि साहब का मन रखा जा सके और उनका झूठा घमंड न टूटे। कथाकार के खुद की आत्मा की जो आवाज है वो कहानी में कुछ इस तरह उभर कर आती है कि वो मुझे पदाकर मेरा कचूमर नहीं निकालना चाहता था। मैं अब अफसर हूं, ये अफसरी मेरे और उसके बीच में दीवार बन गई है। कितनी गहरी बात है। ये एहसास किसी भी सफल इंसान के लिए बेहद गहरा और कड़वा है। उसे समझ आ जाता है कि उसका जो रुतबा है, जो पैसा है, वो उसे गया का लिहाज, अदब और झूठा सम्मान तो दिला सकता है, लेकिन वो कभी भी गया का साहचर्य, उसकी वो सच्ची और बेबाक दोस्ती वापस नहीं पा सकता। अगर हम गहराई से सोचें कि इस पूरी घटना का असल मतलब क्या है, जब कथाकार भारी मन से स्वीकार करता है कि मैं अब केवल उसकी दया के योग्य हूँ, वो मुझे अपना जोड़ नहीं समझता, वो बड़ा हो गया है, मैं छोटा हो गया हूँ। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक इंसान के अपने ही अहंकार के चूर चूर होने की आवाज है। उसने दुनिया भर की पढ़ाई की, सफलता हासिल की, बड़ा अफसर बन गया, सब कुछ पा लिया उसने। दुनिया की नजरों में उसने सब कुछ पा लिया। लेकिन इस सब को पाने की अंधी दौड़ में उसने अपने जीवन का इकलौता सच्चा प्रतिद्वंद्वी, अपना वो बचपन का निर्भीक दोस्त, हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। सफलता की शायद यही सबसे बड़ी और निर्मम विडंबना है। जब इंसान कामयाबी के रास्ते पर आगे बढ़ता है तो उसे लगता है कि वो बड़ा हो रहा है। बिल्कुल। लेकिन मुंशी प्रेमचंद बहुत की सूक्ष्मता से यह दिखाते हैं कि जब सामाजिक पदानुक्रम, यानी ये जो समाज की ऊंच नीच है, वो हावी होती है, तो वो इंसानों के बीच की उस स्वाभाविक और सच्ची समानता को पूरी तरह कुचल देती है, जो बचपन के साधारण खेलों में पनपती है। एकदम सही कहा आपने। बचपन का वो खेल बिना किसी स्वार्थ या डर के खेला जाता था, लेकिन वयस्क होने पर वही खेल सिर्फ शक्ति, हैसियत और समझौते का प्रदर्शन बनकर रह जाता है। कथाकार की उस अफसरी ने उसे इतना बड़ा कर दिया कि वो बचपन के उस बिना पैसों वाले लोकतंत्र के लायक ही नहीं बचा। ये एक ऐसा सच है जो आज के दौर में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना दशकों पहले था। हमने देखा कि कैसे गुल्ली डंडा की एक छोटी सी मामूली लकड़ी ने समाज के उन बड़े बड़े और खोखले नियमों की पूरी तरह पोल खोल के रख दी। हाँ, कैसे एक साधारण खेल ने सत्ता और वर्ग भेद की जटिलताओं को बेनकाब कर दिया। इस कहानी और कथाकार के उस कड़वे अनुभव से गुजरने के बाद अंत में एक बहुत ही गहरा विचार मन में आता है। जीवन में सफलता की सीढ़ियां चढ़ने का जश्न तो अक्सर मनाया जाता है, हर कोई उस ऊंचाई पर पहुंचने की तारीफ करता है। बिल्कुल, सफलता का तो हमेशा गुणगान होता है। लेकिन क्या कभी ठहरकर इस बात का हिसाब लगाया जाता है कि उन चमकदार सीढ़ियों पर चढ़ते हुए पीछे कितने सच्चे दोस्त और कितनी असली समानताएं छूट गईं? ये सोचने वाली बात है। क्या सच्ची दोस्ती और बिना किसी डर के साथ खेलने की वो बेदाग भावना वहीं दम नहीं तोड़ देती जहां से हमारे रुतबे, अधिकार और हैसियत की सीमाएं शुरू होती हैं? बहुत ही चुभता हुआ सवाल है। शायद ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना हर उस व्यक्ति को एक न एक दिन खुद से जरूर करना पड़ता है, जो समाज की नजरों में तो सफल हो गया है, लेकिन भीतर से अपनी उस पुरानी दुनिया से पूरी तरह कट चुका है। इसी गहरे विचार के साथ आज की
ये चर्चा यहीं खत्म होती है। बिल्कुल। अगली बार फिर किसी ऐसे ही विषय की गहराई में उतरेंगे। तब तक के लिए बस ये विचार करने वाली बात है कि क्या सफलता की कीमत हमेशा इसी तरह अकेलेपन से ही चुकानी पड़ती